हेलो जय एस्पिरेंट्स। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ दिस वेक्टर चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा आप समझते हैं। वेक्टर एंड 3D कंबाइंड चैप्टर है, बट सेपरेटली यहां पे पहले हम वेक्टर की बात कर लेंगे और फिर 3D की बात करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ये थ्रू प्रॉब्लम्स ही हम पिक करते हैं, सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट आपने 9th में भी सुना होगा। क्या सुना होगा? प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। यहां पे उसी को वेक्टर मेथड से प्रूव करेंगे, ये समझाने के लिए कि आप सेक्शन फॉर्मूला और पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, खास करके अगर ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि मुझे एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है भाई। मैं अपनी तरफ से इसका नाम रख देता हूं वर्टेक्स ए, जिसका कि पोजीशन वेक्टर मैंने ए ले लिया, वर्टेक्स बी जिसका कि मैंने पोजीशन वेक्टर बी ले लिया, और वर्टेक्स सी। अब मुझे 3 मीडियंस जो इनके होंगे उसको कॉनकरेंट प्रूफ करना है। तो एक मीडियन में वर्टेक्स ए से ड्रॉ करता हूं, और ये जो अपोजिट साइड को जहां पे मीट कर रहा है उसको मैं पॉइंट डी मान रहा हूं, राइट। और ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या है? डी वेक्टर है। तो आप जैसा जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला, आपके हिसाब से डी वेक्टर क्या होना चाहिए? बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब 2 टाइम्स डी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? बी प्लस सी। कुछ करते हैं इसमें, क्या करें कि राइट हैंड साइड सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए तो बेटा वेक्टर ए ऐड कर दो। तो देखो वेक्टर ए ऐड करने से राइट हैंड साइड क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। यहां पे क्या करें? 3 से डिवाइड करें। अभी समझते हैं ना क्यों ऐसा कर रहा है, देखो तो सही, इधर देखो। इसको डिवाइडेड बाई 3 किया, दैट इज 2 + 1, और इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। टेल मी वन थिंग, अगर आपको ट्रायंगल दिया गया है तो वर्टिसेस दिया गया है, और वर्टिसेस दिया गया है तो व्हाट अबाउट दिस वन? अ नोन वेक्टर। एक नोन वेक्टर है, इसको कह लेते हैं कि ये जी वेक्टर है, इसको कह लेते हैं कि जी वेक्टर है। और आप कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जी इज जी वेक्टर। हमने मान लिया इसको, राइट बेटा। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यहां से फिर से देखना है, ये 2 टाइम्स डी वेक्टर है, 2 टाइम्स डी वेक्टर है। मतलब ये पॉइंट डी है जिसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है, ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये 1 है, इसका मतलब ये जी पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला से देखिए, 2 टाइम्स डी 1 टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए ना बेटा, और जो किसके बराबर है? जी वेक्टर के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट जी है ना, कहां पे जा रहा है बेटा? पॉइंट जी लाइज ऑन द मीडियन एडी, द मीडियन एडी। मीडियन एडी से मतलब है वर्टेक्स ए से आपने एक मीडियन ड्रॉ किया है। अच्छा एक बात बताइए, ये सिमेट्रिक है तो यहां कहीं ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है, और ये 2:1 में डिवाइड भी कर रहा है। क्या सिमिलर अप्रोच से जो मीडियन थ्रू बी जा रहा होगा, जिसको कि मैं बी ई कह लेता हूं, मैं ये नहीं दिखा सकता हूं कि ये भी 2:1 से एक पास करता हुआ उसी पॉइंट से निकल रहा होगा? मतलब जी पॉइंट मीडियन बी पे भी लाई करेगा। आप कह सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट जी लाइज ऑन मीडियन, और मीडियंस बेटा बीई एंड सी एफ कौन सा मीडियन है? जो वर्टेक्स सी से निकल रहा है बेटा, राइट। और ये इसका एफ पोजीशन वेक्टर ले लिया। इसका ये मतलब हो गया बेटा कि जो जी पॉइंट है तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो प्रूफ हो गया ना। दिस इंप्लाइज जी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई लिख रहे हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस, हैंस प्रूव्ड। ये बेटा सब्जेक्टिव के टाइम पे आया था आईआईटी में। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन इस पे ऐसा भी हो सकता है, प्रूव दैट राइट एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, प्रूव दैट
जो आपके एल्टीट्यूड से आर कॉन्करेंट, इन सब में ये अप्रोच लगा सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन जो पोजीशन वेक्टर और सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ये 1993 आईआईटी में आया था बेटा क्वेश्चन। ईयर हो सकता है कि मैं जरा सा शायद मिस कर रहा हूँ, बट 99% चांस है कि 93 का ही क्वेश्चन है बेटा, बट आईआईटी का क्वेश्चन है कंफर्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनना, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी। बेटा जो कह रहा है ना उसको स्केच में ले लेंगे तो हम जल्दी देख पाएंगे। वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, इस पे डी पॉइंट लेना है। कहां पे लेना है? बीसी पे लेना है। किस तरीके से बेटा? बी डी अपॉन डी सी 2:1 है, मतलब ये डी पॉइंट यहां है बेटा और ये 2:1 है, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है ई पॉइंट आपका कहां पे है? ई पॉइंट ऑन एसी है। देखो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम हो ना, स्केच से बेनिफिट लेने की कोशिश करो। तो ई पॉइंट एसी पे है और कंडीशन क्या है? AE इज टू EC 3:1 है बेटा, मतलब ई पॉइंट यहां कहीं है, ये 3:1 है, राइट। आप चाहें तो इसके वेक्टर्स का नाम आप लिख सकते हैं। भाई डी पॉइंट है तो आप मान लीजिए कि ये डी वेक्टर है, राइट। ये ई पॉइंट है तो मान लीजिए ये ई वेक्टर है। अब ये BC पे हमने सपोज नहीं किया कि क्या पोजीशन वेक्टर लिया जाए। लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। जो P पॉइंट है ना वो आपके पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या दिया है भाई? AD। देखो ये AD है और ये BE है, दिख रहा है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। आपको पता करना है कि B से P जो डिस्टेंस है अपॉन P से E डिस्टेंस है वो क्या है, ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं वो 1:λ है बेटा, हमने मान लिया 1:λ है, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड व्हाट? लैम्डा। लैम्डा निकलते ही अपना काम हो जाएगा। बीपी को हमने 1 यूनिट माना है और इसको लैम्डा यूनिट माना है। क्लियर है? अब मुझे इसमें जो दिख रहा है कि सिगमेंट और सेक्शन, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा? अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करता तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वेक्टर में कर रहा हूं तो क्या चाहिए? इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो आपके पास एबीसी ट्रायंगल दिया गया है, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया गया है, तो आपकी लिबर्टी है या आपके पास चॉइस है, आप अपने हिसाब से रेफरेंस लेकर के पोजीशन वेक्टर इसका लिख सकते हैं। यहां पे मैं सी के लिए पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ले लेता हूं, मतलब सी को रेफरेंस बना दिया। फिर बी का जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो बी वेक्टर है, और जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, राइट। ये क्लियर है? यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं वो बताता हूं आपको, कि मैं डी पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। डी पोजीशन वेक्टर क्या है? 2:1 में जो डिवाइड करता है 2 टाइम्स सी अपॉन प्लस 1 टाइम्स बी, मतलब b अपॉन 3 हो जाएगा बेटा, राइट। वैसे ही जो ई वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 0 1 टाइम्स a अपॉन 3 प्लस 1 a/4 हो जाएगा। अब इसको यूज करना है, तो जैसे BP/PE को आपने 1:λ सपोज किया है, वैसे ही आप ए से पी एंड P से D इस रेशियो को 1:μ सपोज कर सकते हैं। मतलब इसी पॉइंट P को मैं दो सिगमेंट पे दिखा रहा हूं, एक सिगमेंट है AD और दूसरा सिगमेंट है मेरे पास BE। दोनों पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के उसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा। तो मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P दो तरीके से लिखूंगा, उसी को मैं डायरेक्ट इक्वेट कर रहा हूं। तो एक तरीका होगा 1 टाइम्स E प्लस लैम्डा टाइम्स बी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, और यहां से होगा 1 टाइम्स ए प्लस, अपने पास क्या आ जाएगा ये बेटा? इसको हमने 1:μ लिया है, तो यहां मैं इसको करेक्ट कर लूं। ये आपके पास है, एक बार सेक्शन फॉर्मूला देखें, म्यू टाइम्स ए है एंड 1 टाइम्स डी है, राइट, और डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 है। अब एक चीज नोटिस करें आप कि आपका जो ये वेक्टर E और D है वो किस में आ जाएगा? तो वेक्टर E के जगह आप लिख सकते हैं A/4, तो ये 4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 बन गया, और प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 है बेटा, ये B वेक्टर है, ये इंटू B वेक्टर है। बिल्कुल आराम से काम करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। यहां पे ये म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 टाइम्स आपके पास क्या है? A वेक्टर है, और प्लस डी वेक्टर की वैल्यू क्या रखेंगे? तो b/3 म्यू प्लस 1। अब आप नोटिस करें जो वेक्टर ए बी है वो दो वेक्टर्स कैसे हैं? दो वेक्टर्स कैसे हैं? वो कोलिनियर है क्या? जीरो वेक्टर है क्या? नहीं है ना। नॉन जीरो
नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, मतलब इनके कोफिशिएंट्स आपके पास सेम आ जाएंगे बेटा। तो कोफिशिएंट्स में आपके पास आएगा 1/4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कोफिशिएंट म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 है बेटा। इसको लिखा जा सकता है +1 - 1 1 - 1 बाई म्यू प्लस 1 अगर आप लिखना चाहें तो, राइट। जो दूसरी कंडीशन है बी के कोफिशिएंट से आएगा वो है लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 1/3 टाइम्स म्यू प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चाहिए लैम्डा, तो मैं म्यू को रिप्लेस करूंगा, तो बेटा ये 1/4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 है, इसके इक्वल में 1 - 1 बाई म्यू प्लस 1 यहां से मैं ले रहा हूं, तो ये 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा बेटा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1 - 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 है। इस लैम्डा प्लस 1 को इससे कैंसिल कर लिया जाए, आपके पास अब जो आ रहा है देखिए 1 = -4 - 8 लैम्डा, सो दिस इंप्लाइज आपके पास आएगा 8 लैम्डा इज क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हमने लिखा है ये लैम्डा प्लस 1 माइनस दिस, तो ये साइन गलत है बेटा, इसको करेक्ट कर लें, +1 है, राइट, +1 है, तो ये आपके पास +4 है, तो 8 लैम्डा आपके पास 3 के इक्वल आ गया बेटा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। तो जो पूछा गया है बेटा यहाँ 3/8 पुट करोगे तो जो आंसर बना आपका, आंसर बना क्या, 1/λ दैट इज 8:3। ये एडवांस का क्वेश्चन है 93 का। समझ में आया क्या यूज किया हमने, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज किया है, और उसको आप नोटिस जरूर करें कि जब भी दो वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हो, जब भी दो वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हो तो उसके कोफिशिएंट्स बोथ साइड से इक्वेट किए जा सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और स्पेशली यूनिट वेक्टर्स पे है। तो मैं पहले एक बार कंसेप्ट आपको रिकॉल कराता हूं। आपके पास अगर दो यूनिट वेक्टर है, एक का नाम हमने पी कैप रखा है, एक का नाम क्यू कैप रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप p प्लस क्यू लेते हैं ना तो वो अलोंग द बाइसेक्टर जो इंटरनल है उसके अलोंग वेक्टर बनता है, और ये p प्लस क्यू बन जाएगा बेटा, है ना, इसके अलोंग एक वेक्टर बनता है। और जब आप इसका डिफरेंस लिखते हैं, चाहे p माइनस क्यू लिखिए या q माइनस पी, अलोंग द एक्सटर्नल बाइसेक्टर रहेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही सब चीजें आपको डेवलप करनी है कि क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर के एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, और उसके डिफरेंस से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो उसके एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या यूज है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है इंसिडेंट रे इज अलोंग यूनिट वेक्टर v। इसका कलर चेंज कर दूं ताकि मैं दिखा पाऊं, मतलब ये इंसिडेंट रे दिखा रखा है आपके पास, ये इंसिडेंट रे है, राइट, ऐसे इंसिडेंट रे है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द यूनिट वेक्टर w, और रिफ्लेक्शन के बाद इसके अलोंग ये w वेक्टर निकल रहा है। इसमें एक आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर a दिया है, और ये सब के सब यूनिट वेक्टर है बेटा, ये v कैप है, ये a कैप है, और ये w कैप है, राइट। अपने को एक्सप्रेस करना है w इन टर्म्स ऑफ a एंड b। फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आईआईटी में आ रखा है, राइट। ये सब्जेक्टिव के टाइम पे 2000 के बाद जो पैटर्न था उसमें आया था, राइट। तो इसमें कैसे एक्सप्रेस करें w को, तो पहली बात ये समझिए बेटा, ये आपके पास एक वेक्टर है जो -v कैप है, ये आपके पास वेक्टर है जो w कैप है। तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से एंगल बाइसेक्टर है ना बेटा, तो इसके लॉन्ग जो वेक्टर लिखा जाए वो क्या लिखा जाए, w - v कैप। इस बात को अगर यूज कर लिया जाए तो मेरे पास क्या होगा, w कैप -v कैप होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, लैम्डा a कैप के बराबर। समझ में आया? मुझे बेसिकली w को एक्सप्रेस करना है, w को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ a एंड v। तो ये हो जाएगा v वेक्टर और प्लस लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। अब इसमें जो पता नहीं है बेटा ना वो लैम्डा, तो लैम्डा कैसे निकालोगे, यहां पे ऑब्वियसली आईआईटी का क्वेश्चन है, मल्टी कंसेप्चुअल होगा। एक और कंसेप्ट लग जाएगा डॉट प्रोडक्ट। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आप एक चीज समझना कि ये आपके पास जो -v है और डॉट a कैप लिखोगे ये वही होगा
जो ए डॉट डब्ल्यू कैप लिखोगे बेटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है और दोनों यूनिट वेक्टर है, तो कॉस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा आपने लिखा है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टेक डॉट प्रोडक्ट विथ ए कैप। क्यों ऐसा किया, लैम्डा निकालना है बेटा, तो ए कैप डॉट ए कैप 1 हो जाएगा, लैम्डा फ्री हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा डब्ल्यू डॉट ए कैप वी डॉट ए कैप प्लस लैम्डा बेटा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, मुझे बेसिकली डब्ल्यू तो नहीं चाहिए क्योंकि डब्ल्यू तो निकालना ही है, तो इस एक्सप्रेशन में मैं वी डॉट ए की जगह इसको रख दूंगा, सॉरी डब्ल्यू डॉट ए डॉट डब्ल्यू की जगह इसको रखूंगा, तो -2 टाइम्स वी डॉट ए आ जाएगा। तो आपका आंसर देखो कितना सिंपल हो गया, डब्ल्यू वैक्टर इज वी वैक्टर -2 टाइम्स वी डॉट ए इंटू ए वेक्टर। क्लियर है? तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी साल का पेपर उठा के देखो, वेक्टर 3D मिला करके मैं बात कर रहा हूं बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं और एडवांस में मिनिमम 4 आते हैं। तो इसके हर एस्पेक्ट को समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, 3 एस्पेक्ट्स यूज हो गए, 3 बेसिक कंसेप्ट यूज हो गए। डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया, फिजिक्स की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर ली, और क्या यूज कर लिया कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स जो लिखते हैं ना, वो अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय दोज 2 यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी सी एंड डी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी 1 है और ए डॉट सी हाफ है, तो 4 में से कौन सा सही है ये बताना है। एक चीज आप देखें बेटा, ए बी सी डी सबके सब यूनिट वेक्टर्स है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल्स 1 होगा। क्यों भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का फैक्टर आएगा, वो लेस देन इक्वल्स 1 हो जाएगा। सिमिलरली जो सी क्रॉस डी है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड भी लेस देन इक्वल्स 1 होगा, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की वैल्यू 1 है, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1 एंड ए क्रॉस बी पैरेलल सी क्रॉस डी। मतलब जो प्लेन में ए बी है और जिस प्लेन में सी डी है वो प्लेन पैरेलल है, तो ये चारों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके कोप्लानर हो जाएंगे। तो नॉन कोप्लानर वाले ऑप्शंस तो वैसे ही चले गए, नॉन कोप्लानर वाले ऑप्शंस तो वैसे ही चले गए। अब बात आ गई इनकी, तो देखते हैं। तो इन वेक्टर्स को अगर एनालाइज किया जाए कि आपको ए क्रॉस बी 1 देना है, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर बेटा डी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैंने इसको ए वेक्टर माना है, सपोज ये मेरा बी वेक्टर है, राइट? एक और डेटा मेरे पास है, वो डेटा देखिएगा क्या है, वो है ए डॉट सी का हाफ होना। इसका मतलब ए डॉट सी हाफ है, तो क्या बता सकते हैं भाई कि ए डॉट सी हाफ इंप्लाइज ए सी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ए एंड सी के बीच में जो एंगल है बेटा वो 60 डिग्री है, ये बता सकते हैं। तो जो सी वेक्टर होगा या तो यहां जा रहा होगा या यहां जा रहा होगा, इस टाइप से। तो ये सी की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ये सी की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अब डी वेक्टर को क्या होना है, इसी सी पे परपेंडिकुलर होना है, तो डी वेक्टर या तो यहां से निकल रहा होगा, राइट, या डी वेक्टर यहां से निकल रहा होगा बेटा। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। आप एक बार देख के बताओ, बी एंड डी कभी पैरेलल हो सकते हैं क्या? तो बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, ये करेक्ट आंसर हो गया बेटा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। लेट 2 नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स है ए एंड बी form an acute angle, a point P moves so that at any time T the position vector of OP का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। मतलब आपके पास जो दिया हुआ है बेटा वो OP वेक्टर इज A वेक्टर फैक्टर cos ऑफ T, B वेक्टर एंड फैक्टर साइन ऑफ T। वैसे ही है जैसे आप IJ कंपोनेंट लिखते थे, IJ परपेंडिकुलर होता था, इनके बीच एक्यूट एंगल है। तो बेटा वो क्या कह रहा है, when P is farthest from origin, M be the length of OP,
तो m स्पेशल पोजीशन में लेंथ है, स्पेशल पोजीशन में जब p फारफेस्ट है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो OP देखना चाहिए और इसको मैक्सिमाइज करना चाहिए बेटा। तो इसका जब स्क्वायर लिखने जाएंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, और प्लस ये आएगा a डॉट b साइन ऑफ 2t। क्या यूज कर लिया हमने? 2 टाइम्स कॉस टी साइन टी को साइन ऑफ 2t यूज कर लिया। सब कुछ नोन है एक्सेप्ट दिस फैक्टर। तो फारफेस्ट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो बेटा? फारफेस्ट के लिए साइन 2t को आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1। तो आप कह सकते हैं t इक्वल्स π/4 पे पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल वैल्यू आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब जो m है आपके पास होगा 1 प्लस a डॉट b दिस होल पावर हाफ। ऐसा कोई चॉइस है आपके पास? बिल्कुल, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए बी में एक ऑप्शन सही निकल के आएगा, राइट। अब क्या कह रहा है? यू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। तो मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं जो यूनिट वेक्टर्स हैं, और इसके इस बाइसेक्टर के लॉन्ग आपको वेक्टर चाहिए, बाइसेक्टर के लॉन्ग। क्योंकि यहां पे जब हम π/4 की बात कर रहे हैं तो ये वही बात है, इस P पॉइंट पे अगर ये फारथेस्ट है, ये O है, राइट। क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए ये जो दिया गया है ना आपका वेक्टर, कहां दिया गया? यहां। cos π/4 और sin π/4 सेम हो जाएगा, cos π/4 sin π/4 सेम हो जाएगा, तो a प्लस बी के लॉन्ग हो जाएगा। तो ये a प्लस बी के लॉन्ग वेक्टर आता है और ये a प्लस बी वेक्टर बनेगा। इसको बनाना है यूनिट वेक्टर बेटा, तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे? अरे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते ही यूनिट वेक्टर नहीं बन गया क्या? तो इसका नाम शायद यू का वेक्टर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, a फॉर आंसर। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है ये, एक वेक्टर a दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर b दिया हुआ है, और तीसरा वेक्टर c, मतलब 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर है जो ए बी के प्लेन में लिखना है। तो कभी भी आपको वेक्टर जो ए बी के प्लेन में लिखना हो बेटा, उसको लिखने का तरीका, आप अगर वेक्टर चाहिए तो ये फॉलो कीजिएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आप लिखते हैं। एक्स ए प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आई कंपोनेंट होगा x, और यहाँ पे y ऐड होके आई कंपोनेंट बनेगा, प्लस j कंपोनेंट में देखिए 2x a से आ रहा है और b वाले से कितना आ रहा है? -y। तो ये j कंपोनेंट बनेगा, और k कंपोनेंट में क्या आ रहा है? x, और यहाँ से क्या आ रहा है? y। तो x प्लस वाई k कंपोनेंट बनेगा। ये फॉर श्योर है कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसके आई एंड k कंपोनेंट सेम होने चाहिए बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि b सही नहीं है, c सही नहीं है, d सही नहीं है, और ये आंसर होगा। और ये आईटी का पुराना क्वेश्चन है, आपको मजाक लग रहा होगा बट ये सच्चाई है, हम सॉल्व करेंगे अभी। तो वेक्टर में कई बार अगर आप क्वेश्चंस भी प्रॉपरली रीड करेंगे तो क्लू दिख जाएगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब वो कह रहा है कि इस वेक्टर को अगर प्रोजेक्शन लिया जाए सी वेक्टर पे तो 1/√3 है। तो आपको प्रोजेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस वेक्टर के अलोंग चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो आपके पास आएगा x प्लस वाई आई कैप प्लस 2x माइनस वाई जे कैप। ऑब्वियस है बेटा कि मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा और 2 अननोन है, तो यूनिक वैल्यू नहीं आएगा, राइट। अगर यूनिक वैल्यू आएगा तो कोई बाउंड्री कंडीशन के साथ ही आएगा। डॉट लिखना है i प्लस जे माइनस के अपॉन √3 इक्वल्स 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल होगा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप डिफाइन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल्स बेटा 1 आ जाएगा, राइट। आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और आप 2x माइनस वाई को 1 लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई को 1 लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन क्या लिखा था? प्रोजेक्शन ऑन सी हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1/√3। तो √3 कैंसिल हुआ, आपने डॉट प्रोडक्ट लिखा तो x प्लस वाई और ये माइनस वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये इसके कारण आप देख रहे हैं x प्लस वाई कैंसिल होगा, और ये j वाली बात रह जाएगी 2x माइनस वाई, यहाँ से 2x और ये माइनस वाई, और ये इक्वल्स कितना होना चाहिए बेटा? तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो 2x माइनस वाई है वो 1 है, ये आपको यूज करना है। जिसमें आपका जो वेक्टर है ना, जो आपने लिखा है उसमें x प्लस वाई और x प्लस वाई है, ये ऑप्शन देखना है। तो यहाँ से आप
ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो x प्लस वाई आपको 4 रखना है, x प्लस वाई आपको 4 रखना है, और 2x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 रखना है। इससे क्या होगा, आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि पॉसिबल है क्या। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, 3x इक्वल्स 3 आ जाएगा, मतलब आपके लिए x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 3 चॉइस है। x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 3 चॉइस है, तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसमें आप वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से दूसरा वेक्टर भी मिल सकता है, बट गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी रियल है और 5a + 3b + 4c 50 है, मिनिमम वैल्यू बताना है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। समझना यहाँ पे एमजीएम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? एबीसी रियल है और वेक्टर चैप्टर में चल रहा है, और ये जो लिखा है ना इसी को समझना है, और फिर इसको समझना है कि इसका मिनिमम कैसे आएगा, राइट। इसका मिनिमम कैसे आएगा। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट का, आप इसको एक वेक्टर सपोज कर लिया करो। तो इसको मान लो ये क्यू वेक्टर है, ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, सही है। और इसको देखते हुए एक दूसरा वेक्टर पी सपोज करो, तो ये 5i कैप, 3j कैप + 4k कैप, ये दो वेक्टर लिया ना आपने। अब इन पे डॉट लिखना, तो आपके पास जो डॉट वेक्टर आएगा p डॉट क्यू, यहां से आ जाएगा 5a + 3b + 4c। ऑब्वियसली ये 50 के बराबर है, लेकिन आप ये जानते हैं कि p डॉट क्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q cos थीटा भी होता है। तो यू कैन से कि ये लेस देन इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q होता है, ये जानते हैं। तो इसको यूज कर लिया जाए मेरे पास, तो p डॉट क्यू की जगह आ जाएगा 50 लेस देन इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ p। मैग्नीट्यूड ऑफ p कितना है बेटा? 25, 9 + 16, ये रूट के अंदर, और ये कितना है भाई? रूट के अंदर a² + b² + c²। पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो आपके पास 50 × 50 लेस देन इक्वल्स, बेटा ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 50, और ये कितना आ गया? a² + b² + c²। देखिए कुछ मिल रहा है क्या? जो चाहिए मिल गया ना। मिनिमम वैल्यू बोला है, तो ये क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू 50 से कम नहीं होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो कितना हो गया? 50। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, डॉट प्रोडक्ट वाली इनइक्वालिटी लगाना। p डॉट क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा लेस देन इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ p × मैग्नीट्यूड ऑफ q, याद रहेगा। चलिए फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने डॉट पे देखा है ना, वैसे क्रॉस पे भी पॉसिबल है बेटा। यहां पे क्लू यही रहेगा कि रियल नंबर्स है और कुछ कंडीशंस होंगे जिससे आप वेक्टर सपोज कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम बताना है, फिर से हम वही काम करेंगे। क्यू वेक्टर सपोज करेंगे, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया। देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू जब आप बात करेंगे बेटा, तो ये √14 है, ये दिया हुआ है आपको, क्लियर है। अब इसको देख करके एक वेक्टर सपोज करना है, तो यहां पे जो p वेक्टर है बेटा वो i j + k सपोज किया हुआ है, i j k सपोज किया हुआ है। अगर ऐसा मानते तो ये एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा। तो आपको करना ही है बेटा कि ये समझना है कि ये क्रॉस से डेवलप हुआ होगा, क्रॉस से बना होगा। तो क्रॉस लिखने में जो आप यूज करेंगे उसी की बात कर लेते हैं, i j k, यही लिखते हैं ना। और इसके वेक्टर आते a b c। अब देखो a के साथ 2 का फैक्टर चाहिए, तो यहां 2 होगा तो हो सकता है। b के साथ इसमें 1 चाहिए, तो यहां 1 हो सकता है। फिर इस वाले एक्सप्रेशन में चलोगे तो c के साथ 1 और a के साथ 3, तो यहां 3 होगा। इसका मतलब जो p वेक्टर है ना वो हमें लेना चाहिए i + 2j + 3k। तो मेरे पास जो p वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल गया? 1 + 4 + 9, ये भी √14 हो गया। बिल्कुल क्लियर ना। अब एक बात बताना, तुम्हारा जो p क्रॉस q होता है, इस पे अगर इनइक्वालिटी लगाना हो तो क्या मैग्नीट्यूड p × मैग्नीट्यूड q से छोटा नहीं होता है क्या? होता है ना भाई। तो अब आप क्या करोगे? p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड यहां से लिखोगे, तो ये जब लिखने जाओगे तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। 2a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके लिख रहे हैं, + 3b - 2c का होल स्क्वायर + c - 3a का होल स्क्वायर बेटा, और लेस देन इक्वल्स p² मैग्नीट्यूड 14 q² मैग्नीट्यूड 14 आ गया। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम है
जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम है वो हो गया 14 का स्क्वायर, है ना, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए बी सी एंड डी आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स सैटिस्फाइंग द कंडीशंस ए क्रॉस बी इक्वल सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल्स बी क्रॉस डी। तो ये प्रूफ करना है, बहुत आसान है बेटा, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर आप a माइनस सी या कुछ भी इस टाइप का यूज करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, डिस्टिंक्ट का ये मतलब है, राइट, वो नल वेक्टर नहीं होगा। चलिए जो गिवन वेक्टर है उसको यूज करते हैं, जो गिवन कंडीशन है ऑन वेक्टर्स, ए क्रॉस बी इक्वल सी क्रॉस डी है बेटा, और यहाँ देखना जिस पैटर्न पे लिखा है ना दूसरा उसको भी लिखो, बी क्रॉस डी है। इसका ये मतलब होगा इस दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए क्रॉस लेफ्ट फैक्टर है और ये बी माइनस सी होगा, और ये आपका सी माइनस बी क्रॉस डी वेक्टर है। इसको वन साइड लेके आएंगे तो ये आपके पास ए क्रॉस बी माइनस सी है, राइट, और ये प्लस आप माइनस अभी लिखें इसको सी माइनस बी क्रॉस डी जीरो वेक्टर। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी माइनस सी है, राइट, माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स जीरो वेक्टर है, इसको जीरो वेक्टर लिखें आप। फिर आप क्या करेंगे, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी जीरो वेक्टर है बेटा। तो इस क्रॉस में कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस क्रॉस में मतलब ये और ये दोनों जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब अगर क्रॉस जीरो हो रहा है तो डॉट जीरो नहीं होगा। क्यों भाई? क्रॉस जीरो होगा तो पैरेलल एंटी पैरेलल जो भी तुम कह लेते हो ये हो सकता है क्रॉस जीरो होने पे, तो डॉट जीरो कैसे हो सकता है? तो यहां से एक चीज कंफर्म है कि आपका ए माइनस डी डॉट, देखो कितना सिंपल होता है वेक्टर में, अगर चीजें समझ में आए तो ये जीरो नहीं हो सकता बेटा, है ना। इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट वही मिलेगा जो तुमको चाहिए। सिंपल है या नहीं है ना? बिल्कुल बेटा, वेक्टर पे आप जितना मेहनत कर सकते हो करना। वेक्टर 3D IIT जाने के लिए एक आसान सा जरिया है, बिल्कुल बिल्कुल। 4 क्वेश्चंस एडवांस में कम से कम आते हैं, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या इतना ही इजी होता है क्या वेक्टर? ये भी IIT का पुराना क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं, 10th है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये V वेक्टर दिया है, गिवन वेक्टर है, W वेक्टर ये भी गिवन है, U यूनिट वेक्टर है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, राइट। तो जो U है ना आपका, उस क्वेश्चन पे आ जा भाई। जो U वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है बट वो गिवन वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया गया ना बेटा। तुमने डायरेक्शन नहीं दिया है तो मैं कहीं भी घुमा सकता हूं उसको ना, मैग्नीट्यूड सेम रखना पड़ेगा 1 यूनिट। तो मुझसे ये कहा गया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये STP। अब ये STP का क्वेश्चन हो गया, STP का क्वेश्चन हो गया। STP के क्वेश्चन में 2 अप्रोच हम लोग लेके चलते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट वाली और एक इसके बेसिक डेफिनेशन वाली। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या करना, उसको यूज करो जो वेक्टर नोन हो तुम्हारे लिए। तो V वेक्टर नोन है और W वेक्टर नोन है भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा U डॉट V क्रॉस W, क्योंकि ये मेरे लिए बेटा नोन वेक्टर है, ये मेरे लिए नोन वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इसके मैक्सिमम कब होंगे, जब U वेक्टर और इसके बीच एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री, और इसका जो मैक्सिमम निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा V क्रॉस W का मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यही होगा। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, V क्रॉस W का पहले तो कंपोनेंट्स चाहिए। तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए IJ के ये डिटरमिनेंट वाला अप्रोच यूज कर लेते हैं। 2 1 माइनस 1 है बेटा, और दूसरा क्या है 1 0 3 है, राइट। तो जब ये आप लिखने जाएंगे, तो ये I कंपोनेंट बनेगा 3 टाइम्स, बहुत अच्छी बात जी। जो J कंपोनेंट बनेगा वो -1 और -6, तो -7 J कंपोनेंट है इसका। जो K कंपोनेंट बनेगा वो -K कंपोनेंट है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो V क्रॉस W का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और ये +1, आई थिंक रूट के अंदर में बेटा ये 59 होगा। कोई चॉइस है क्या? C फॉर करेक्ट है ना बेटा, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स ABC। यूनिट वेक्टर्स है
इनके डॉट प्रोडक्ट्स दिए गए, देन द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड इज। ये भी आईआईटी का एक पुराना क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसकी खास बात जो है वो एक रिजल्ट पे बेस्ड है कि बॉक्स ऑफ एबीसी का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है ए डॉट बी, ए डॉट ए देन ए डॉट बी, सिमेट्रिक रिजल्ट है, याद रह जाता है, ए डॉट सी, फिर आपके पास आएगा बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, फिर आपके पास आएगा सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। जब इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 आ जाएगा, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है बेटा, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है। सिंपल डिटर्मिनेंट है, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, तो ये 1 माइनस 1/4 आएगा, प्लस हाफ का फैक्टर लिया जाए, ये हो जाएगा 1/4 माइनस हाफ, प्लस हाफ का फैक्टर लें, इसमें जो आएगा ये आएगा 1/4 माइनस हाफ, है ना। तो ये आपके पास हो गया 3/4 और ये 1/4 और ये माइनस हाफ, इसी का ये 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3/4 राइट माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2/4, तो ये वैल्यू हो गई 1/2। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए फॉर आंसर, राइट। बॉक्स ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी बेटा, वो निकल के आ गया 1/√2। समझ में आया। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो ये आईआईटी का क्वेश्चन आसान है, नहीं पता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आईआईटी के जो क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर्स पे वो सिंपल ही पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू। तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अल्फा क्रॉस बीटा, बीटा क्रॉस गामा एंड गामा क्रॉस अल्फा का जो एसटीपी होता है ना बेटा, ये अल्फा बीटा गामा के एसटीपी का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने ए क्रॉस बी वेक्टर को अल्फा वेक्टर लिख देना है, अपने बी क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिखोगे, बीटा वेक्टर, अपने सी क्रॉस ए वेक्टर को क्या लिख दो, गामा वेक्टर। अब जरा देखना जो पूछा गया है वो है क्या, अरे देखो तो सही, जो पूछा गया है आपका वो अल्फा क्रॉस बीटा, बीटा क्रॉस गामा, गामा क्रॉस अल्फा, क्या ये नहीं पूछा गया क्या, यही है ना। और इसके लिए क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के एसटीपी का स्क्वायर, और वापस इसको देखिए, देखिए तो सही, ये बन गया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका बेटा स्क्वायर। तुम्हें पता है फिर से वो रिजल्ट यूज हो जाएगा और ये बनेगा एसटीपी ऑफ ए बी सी पावर 4। लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है क्या, ऑप्शन डी करेक्ट है ना बेटा, ऐसी गलती हो जाती है, इसलिए अलर्ट रहिए। सॉल्व करने के बाद डिग्री 4 देखिएगा, पावर 4, डिग्री 4 भी गलत वर्ड है, मतलब बॉक्स एबीसी का पावर 4, सी फॉर करेक्ट। सही है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेक्टर्स ए बी सी एंड डी बी सच दैट दिस क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज जीरो वेक्टर। Let P1, P2 be planes determined by the pairs of vectors A, B and C and D respectively. Then angle between P1 and P2 is. बेटा एक चीज समझना, क्वेश्चन के सेंस और ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि सर A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है जो जीरो निकल के आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है सर। यस यू आर राइट, पॉसिबिलिटी है कि ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि सी क्रॉस डी जीरो वेक्टर हो जाए, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ए क्रॉस बी पैरेलल सी क्रॉस डी हो जाए। और अगर ये पैरेलल है तो जो एंगल पूछा है वो जीरो या पाई आप लिख सकते हैं।
अब आप एक बात बताइए, अगर ये वेक्टर होगा, ये सिचुएशन होगा, तो क्या ये प्लेन डिटरमाइन कर पाएगा क्या? यहां भी आप तीन बातें कह सकते हैं, क्या क्या सर? ए जीरो वेक्टर है, ए जीरो वेक्टर है, या बी जीरो वेक्टर है, या ए पैरेलल बी है, राइट? इससे प्लेन यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ए पैरेलल बी से आप प्लेन कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर एक जीरो वेक्टर है तो प्लेन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लेन डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखना है तो ये जो पहले दो ऑप्शंस बन रहे हैं वो हटा दीजिए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ये होगा और थीटा जीरो होगा, राइट? जीरो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो कहां पे थे हम लोग? यहां पे थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 वेक्टर से 14 थे। देखो ये जो अब कंसेप्ट यूज होगा वेक्टर इक्वेशन जैसा। वेक्टर इक्वेशन देखा है ना आपने? मतलब इक्वेशन में वेक्टर इन्वॉल्व है। कैसा लिखा हुआ है? 4 वेक्टर्स है, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। बी डॉट ए 1 नहीं है, बी डॉट ए 1 नहीं है, या ए डॉट बी 1 नहीं है, इसका मतलब मैं सीधा समझता हूं कि यू कैन डिवाइड बाय दिस फैक्टर बिकॉज दिस इज नॉट जीरो। तो कहीं ना कहीं ए डॉट बी माइनस 1 बन रहा होगा। हमें एक्स वेक्टर बताना इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मतलब बेटा ये है कि एक इक्वेशन से मुझे एक्स वेक्टर निकालना है, तो मैं अगर यहां पे एक्स वेक्टर निकालने में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं तो ए डॉट एक्स की वैल्यू नहीं पता है, ए डॉट एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं एक काम करता हूं, गिवन इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर। अब देखना मुझे क्या मिलेगा। ए डॉट एक्स तो ये एक स्केलर नंबर फैक्टर है और ये बनेगा बी डॉट ए बेटा। राइट हैंड साइड बनेगा सी डॉट ए एंड प्लस एक्स डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना बेटा, तो यहां से कॉमन निकाला जा सकता है। तो ए डॉट एक्स को कॉमन निकाला तो ये आपके पास ए डॉट बी या बी डॉट ए माइनस 1 इक्वल सी डॉट ए होगा, और ये नॉन जीरो है, इसलिए बेटा ए डॉट एक्स की वैल्यू लिखी जा सकती है सी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, और अपना काम हो गया। कैसे अपना काम हो गया भाई? इसमें अगर तुमने ए डॉट एक्स रख दिया तो हो गया ना वो। तो तुम्हारा एक्स क्या निकल के आ रहा है देखना, तुम्हारा जो एक्स वेक्टर है बेटा वो माइनस सी है, और प्लस में क्या रखना है? ए डॉट एक्स। ए डॉट एक्स की वैल्यू मेरे पास है ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी माइनस 1, और इसके साथ क्या है? ये बी वेक्टर है। तो अब देखो जो एक्स वेक्टर है वो किस में आ गया? ए बी सी में कह रहा था, आ गया ना। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। तो ये ए डॉट बी माइनस 1 है, ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करके ले आते हैं, तो ए डॉट बी माइनस 1 है, राइट। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी इंटू माइनस सी वेक्टर है, और माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर हो जाएगा बेटा, राइट। और ये प्लस ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर है, इंटू बी वेक्टर है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर है, राइट। फिर आपके पास माइनस सी टाइम्स ए डॉट बी माइनस 1 है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया बेटा? ए फॉर आंसर। क्लियर है क्या? आसान है। जब वेक्टर इक्वेशन आप डील कर रहे हैं ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OAPQ where O is origin such that OA is 1, OA perpendicular OP, OP perpendicular OQ, OA perpendicular OQ, and the angle PAQ is 30 degree is expressed as this one, right? यहां पे ये जो 3 आपके पास कोटर्मिनस एजेज हैं OA, OP एंड OQ, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा। O ओरिजिन दिया है, इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं है। तो आप वेक्टर OA को सपोज कर सकते हैं I कैप, राइट। वेक्टर OP को सपोज कर लेते हैं YJ कैप, एंड वेक्टर OQ को सपोज कर लेते हैं बेटा ZK कैप, राइट। फिर मुझे चाहिए एंगल PAQ, तो AP वेक्टर लिख लेते हैं बेटा। AP वेक्टर का मतलब होगा P माइनस A, दैट इज YJ कैप माइनस I कैप। फिर AQ वेक्टर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ZK कैप
माइनस आई कैप। क्लियर है? अब इस बात को यूज करते हैं कि इनके बीच एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री है बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तो अपने पास ए पी डॉट ए क्यू दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो कंपोनेंट से लिखेंगे आप तो ये 1 आ जाएगा, और दूसरा मैग्नीट्यूड एंड एंगल। सो ए पी मैग्नीट्यूड ए क्यू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स ये √3/2, दैट इज 2/√3, राइट। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि अगर कोई भी चीज जिसकी वैल्यू YZ पे डिपेंड करे, उसके मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए सिमेट्रिसिटी से आप कह सकते हैं कि ये जो y² + 1 है और ये z² + 1 है, इसको सेम होना पड़ेगा, राइट, इसको सेम होना पड़ेगा। और ये वैल्यू आप यहाँ से कह पाएंगे कि जो y² + 1 है वो 2/√3 होना चाहिए, और यही z² + 1 होगा बेटा, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो y और z है वो इक्वल होगा, और ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी 2 - √3/√3 बेटा, राइट। और इसका पावर हाफ, ये YZ की वैल्यू निकल के आएगी। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, जो YZ पे डिपेंड करता हो, तो ऑब्वियसली YZ में वो सिमेट्रिक होगा, तो उस केस में इसको इक्वल होना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की बात कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आप लिखते हैं 1/6 एंड ये STP ऑफ कोटर्मिनस एजेस, तो आपके पास ये है बेटा I, ये YJ है और ये ZK है, इसी की मैं बात कर रहा था बेटा। तो ये 1/6 YZ होगा। तो जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा बेटा उसको हम लिख पाएंगे 1/6 इंटू 2 - √3/√3 बेटा। तो जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आप उसे नोटिस कर पाएं। वो आपका है 2 - √3 अपॉन रूट के अंदर में बेटा 36 × 3 दैट इज 108। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू 3 हो गई बेटा, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 108। पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये 111 इसका आंसर हो गया बेटा। समझ में आया क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है। इफ कलर एक बार देख लें, रेड है, ठीक है। इफ u v w are 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स and alpha, beta, gamma are the angles between u and v, right, v and w, w and u respectively, x, y, z are unit vectors along the bisectors of the angles alpha, beta, gamma respectively, prove this one, right। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, वही वेक्टर वाला कंसेप्ट, यूनिट वेक्टर जो लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर है इसके लॉन्ग, राइट, यूनिट वेक्टर है इसके लॉन्ग, और इनके बीच एंगल अल्फा है, इनके बीच एंगल अल्फा है। तो जो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में देखेंगे आप, वो बनेगा u + v के पैरेलल, u + v के पैरेलल। तो मेरे पास जो x वेक्टर है, मैं उसको लिख पाऊंगा u + v का लैम्डा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। भाई ऐसा कुछ होगा, एक लैम्डा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये x वेक्टर है, ये x वेक्टर है, राइट। सिमिलरली जो y वेक्टर आएगा मेरे पास, जो y वेक्टर आएगा जो कि यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई जेड आर ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो मैं इस बात को यूज इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या तो लैम्डा मैं उधर रख दूँ या लैम्डा इधर रख दूँ, ये मैटर नहीं करेगा। तो मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बेटा, तो ये 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यू वेक्टर है यूनिट, वी वेक्टर है यूनिट, और इनके बीच एंगल ऑलरेडी पता है कि कॉस अल्फा है, तो ये 2 टाइम्स कॉस अल्फा होगा बेटा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये लैम्डा स्क्वायर है, 2 कॉमन है बेटा, 1 + कॉस अल्फा लिखेंगे आप। ये एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अल्टीमेटली बेटा ये जो आ गया, अल्टीमेटली ये जो मेरे पास आया यहाँ से, वो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू देके गया, क्या देके गया 1/4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा/2, यू कैन से 1/4 सेक स्क्वायर अल्फा/2। ये क्लियर है क्या?
बिल्कुल क्लियर है। तो सिमिलरली मैं कह रहा था जो y वेक्टर आप लिखेंगे वो v एंड w में है, तो v प्लस w होगा और इनटू कुछ म्यू का फैक्टर होगा। सो दिस इम्प्लाइज यू कैन से जो म्यू स्क्वायर होगा वो 1/4 और इनटू में सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा बेटा। वैसे ही जो आप z वेक्टर लिखेंगे वो आपका किसके लॉन्ग हो जाएगा, w प्लस यू के लॉन्ग, राइट। और यहाँ पे कुछ डेल्टा रख देते हैं फैक्टर, तो यहाँ से जो मेरा डेल्टा स्क्वायर होगा वो 1/4 सेक स्क्वायर गामा होगा, राइट। यहाँ पे एंगल β/2 है, ये करेक्शन कर लेते हैं, ये मिस्टेक हो जाता है, ये γ/2 है, राइट, क्योंकि α/2 सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा। अब जो पूछा है बेटा उसमें एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x का ना आपको क्या चाहिए, STP चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ये होगा एक्स वाई जेड के STP का स्क्वायर बेटा, और एक्स वाई जेड वेक्टर को आप लिख सकते हैं इसके टर्म में। तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा u प्लस वी लैम्डा वेक्टर, v प्लस w, ये म्यू लिया हमने, ये वेक्टर है। और जो तीसरा वेक्टर है वो w प्लस म्यू, इसके साथ फैक्टर डेल्टा लिया है, राइट। यहाँ पे इसका स्क्वायर करना ना भूले क्योंकि स्क्वायर के इक्वल है। तो अगले स्टेप में लैम्डा म्यू एंड डेल्टा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा बेटा, और ये फिर से एक आइडेंटिटी आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आइडेंटिटी प्लस वाले में 2 टाइम्स होता है बेटा। आपके पास ये w प्लस यू है, तो यहाँ पे इसको म्यू ना समझे, ये w प्लस यू है, राइट। तो ये w प्लस यू हो जाएगा, राइट, और इसको हमने स्क्वायर में लिया हुआ है। तो अगले स्टेप जब लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा स्क्वायर में 1/4, म्यू स्क्वायर में 1/4, तो ये 1/64 हो जाएगा। फैक्टर इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर α/2, सेक स्क्वायर β/2 एंड सेक स्क्वायर γ/2, राइट। और इसके साथ जो ये फैक्टर आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटा, और ये u v w STP का स्क्वायर होगा। ये 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 बचेगा, और ये जो प्रूफ करना था। क्लियर है। तो है चीज़ें आसान, बट वेक्टर क्या होता है, एक नया सा ऑपरेशन दिखता है आपको, क्योंकि स्केलर से आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सिंस चाइल्डहुड हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे होते हैं, बट यही काम जब हम वेक्टर में करने जाते हैं तो डर लगता है प्रेजेंटेशन के कारण, है ना। तो क्लैरिटी रखिए, और जो अप्रोच है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करें, और जिस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन ले जाए आप आगे बढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ, वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो वेक्टर के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा। फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर में।